नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए 22वीं क्लास है, जहां पर आज हम आगे के 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारे चैनल की तरफ से लगातार यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए जीके की क्लास चलाई जा रही है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, अगर बात की जाए भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 1885 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा इसके बारे में चीज़ जानते हैं, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखो दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी वो तो हुई थी 1885 ईस्वी में। अच्छा, कहाँ पर हुई थी? तो भाई ये आपको याद रखना है कि इसकी जो स्थापना वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ठीक है, इसका आपको प्रथम अधिवेशन याद रखना है कि इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी एलन एक्टोवियम ह्यूम। ठीक है, किसने की थी? तो ये की थी एलन एक्टोवियम ह्यूम। और अगर यहाँ पर ये ना लिखा तो लिखा होगा कि ए ह्यूम, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इस एलन ऑक्टोवियन ह्यूम को क्या कहा जाता है? तो इसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? तो इसको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो लॉर्ड कर्जन का जो प्रशासन था, इसकी तुलना औरंगजेब से किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी भाई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों। चलिए, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड बैठे हैं। तो दोस्तों, जो मुजफ्फरपुर के जो जज किंग्सफोर्ड थे, तो इनकी गाड़ी जो समझ के जो गाड़ी पर बम फेंका गया था, तो वो फेंका गया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। किसने फेंका था? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने। ऐसा था कि जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये मुजफ्फरपुर के जो जज थे किंग्सफोर्ड, इनकी गाड़ी पर बम फेंकने गए थे इन्हें मारने के उद्देश्य से, लेकिन उस गाड़ी में कोई और बैठा था, तो जिस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बम किसने फेंका था? तो ये फेंका था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो दोस्तों, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी वो की थी सलीमुल्लाह खां और आगा खां तृतीय ने। दो व्यक्तियों ने की थी, सलीमुल्लाह खां और आगा खां तृतीय ने। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखिए, क्या थी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। तो देखिए, जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। दोस्तों, ये सन जरूर याद रखना, 1906 बहुत बार पूछी गई है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो वो हुई थी 1906 में। किसके द्वारा हुई थी? तो इसमें 4 मुस्लिम सदस्यों के 5 मंडल द्वारा ढाका में की गई थी। ठीक है, 4 मुस्लिम सदस्यों के 5 मंडल के द्वारा ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आगा खां तृतीय और सलीमुल्लाह खां। और इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग की। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि बताइए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग किसने की थी? तो ये की थी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई थी। किसने की थी? तो इसके संस्थापक जो थे आगा खां तृतीय और सलीमुल्लाह खां थे, और इसने मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन पद्धति की मांग की थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको सारे बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, जो होम रूल लीग आंदोलन हुआ था, तो इसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त दोनों के द्वारा किया गया था। चलिए जानते हैं भाई होम रूल लीग आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों, ये जो होम रूल लीग आंदोलन थे, ये 1916 में हुए थे। कब हुए थे ये भारत में चले थे भाई 1916 में। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो अप्रैल 1916 में हुआ था, वो तो हुआ था पुणे में, और इसका नेतृत्व किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, जो अप्रैल 1916 में हुआ था, ये हुआ था पुणे में, और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और जो सितंबर 1916 में हुआ, तो ये हुआ था मद्रास में, और इसका नेतृत्व किया था श्रीमती एनी बेसेंट ने। किसने किया था भाई? श्रीमती एनी बेसेंट ने। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कहाँ किया था। तो दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस पर आप कई स्टार बना के लिख लेना। ये वाला क्वेश्चन पूछने की कई चांसेस हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा, चाहे अगर आपने अभी तक जितनी भी परीक्षा दी हो,
किसी ना किसी में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कहाँ पर किया था। तो भाई वो किया था चंपारण में। कहाँ पर किया था? ये किया था चंपारण में। चलिए जानते हैं भाई। तो ये एक आंदोलन हुआ था जिसे जाना था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? इसको जानता है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के नाम से। तो ये कब हुआ था? ये 1917 में हुआ था। देखो इसकी सन भी याद रखनी, ठीक। जो मैं आपको सन बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था इस 1917 में हुआ था। ये था क्या? तो देखो बिहार राज्य में एक छोटा सा ज़िला है जिसका नाम है चंपारण, ठीक है। ये जो चंपारण है ना, ये बिहार राज्य का एक छोटा सा ज़िला है। तो सन 1917 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण आंदोलन चलाया गया था। तो किसके नेतृत्व में चलाया गया था? ये चलाया गया था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। हुआ क्या था? तो देखो जो चंपारण आंदोलन के लिए चंपारण के स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ला, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, राजकुमार शुक्ला। तो इन राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को आमंत्रित किया था। देखो मैं आपको बताऊं ना, ये जो चंपारण आंदोलन था इसके जो मुख्य जो एक तरीके से नेता थे वो थे राजकुमार शुक्ला, ठीक है। मुख्य जो इसके नेता थे वो वहाँ के स्थानीय किसान चंपारण के थे, राजकुमार शुक्ला। तो क्या था कि जब ये लगातार आंदोलन कर रहे थे तो इनकी आवाज़ को इतना सुना नहीं जा रहा था, क्योंकि देखो अंग्रेज़ जो थे ना वो बड़े लोगों से दबते थे। भाई जिसकी आवाज़ ऊंची होगी उसी से तो दबेंगे। उस समय महात्मा गांधी का नाम बहुत था। महात्मा गांधी लगातार ऐसे आंदोलन कर रहे थे कि जिससे देश में महात्मा गांधी एक उभरता हुआ व्यक्तित्व थे, ठीक है। महात्मा गांधी का नाम बहुत ऊंचाइयों पर उस समय पहुँच चुका था, क्योंकि महात्मा गांधी जितने भी आंदोलन चलाए सब में उन्हें सफलता मिली थी। तो इसलिए राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया इस चंपारण आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए। तभी इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। तो इसमें गांधी जी ने अपने जीवन में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था, तो वो था चंपारण आंदोलन। कब हुआ था? 1917 में। तो था क्या चंपारण आंदोलन? तो इसमें जो चंपारण के किसान थे ये तिनकटिया प्रथा से पीड़ित थे। किस प्रथा से पीड़ित थे? तिनकटिया प्रथा से। और इस तिनकटिया प्रथा के अनुसार किसानों को अपनी कुल भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। दोस्तों उस समय क्या था, जो अंग्रेज़ थे ना, ये हमारे जो किसान थे उनसे उनकी खेती, उनकी जो पास जो कुल भूमि होती थी उसके 3/20 भाग पर नील की खेती ज़बरदस्ती करवाते थे। अब नील की खेती जब ज़्यादा होने लगी तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो किसान जो अनाज उगाता था तो वो नहीं उगा पा रहा था, तो इससे अनाज की कमी पड़ती जा रही थी। तो इसलिए वहाँ के किसानों में बहुत आक्रोश हो गया था, ठीक है। क्योंकि जो ज़बरदस्ती थी ये थी अंग्रेज़ों की कि तुम कैसे भी नील की खेती उगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये इतना उन पर प्रेशर डाल रहे थे नील की खेती उगाने पर कि इस देश में क्या होता है कि वहाँ पर अनाज की समस्या उत्पन्न हो जाती। तो इस वजह से किसानों में जो आक्रोश हुआ उस वजह से यहाँ पर आंदोलन शुरू हो गया। और आंदोलन किया था राजकुमार शुक्ला ने, और जिसके लिए इन्होंने आमंत्रित किया किसे? महात्मा गांधी को। तो इस तिनकटिया प्रथा को ख़त्म कराने के लिए इस आंदोलन को किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो भाई जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है यानी कि इसे हम BHU भी कहते हैं, तो इसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो 10वीं अनुसूची वाला है। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है ये संबंधित है दल बदल कानून से। बहुत इंपॉर्टेंट कानून है ये दल बदल, जानेंगे आज इसके बारे में, ठीक है। तो देखो है क्या ये, तो ये जो दल बदल कानून है और ये अनुसूची है तो इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया भाई? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया। इसका उद्देश्य राजनीतिक दल बदल को रोकना है, ठीक है। दल बदल जो है उस पर रोक लगाना है। तो है क्या इसमें कि इसके अनुसार यदि संसद या विधानमंडल के वे सदस्य जो उस दल को छोड़ते हैं जिसमें रहकर उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन यदि उस दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग पार्टी बनाना चाहते तो उन्हें अयोग्य नहीं माना जाएगा। चलिए आइए समझते हैं इसको। देखो कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, मान लीजिए आप किसी पार्टी से इलेक्शन के लिए खड़े हुए, ठीक। मान लो आपने विधायक का चुनाव लड़ा, आप खड़े हो गए। मान लो कल को आप जीत जाते हो या हार जाते हो। मान लो हम कह रहे आप हार गए, ठीक, चाहे जीत लो, हम कह रहे चलो मान लो आप हार गए, ठीक। अब मान लो आप हार गए, अब आपने अभी तक आप थे कांग्रेस पार्टी में, अब आपने क्या सोचा कि आप BJP में चले जाओ। तो उस समय कंडीशन होगी आपके सामने कि उस पार्टी के 1/3 सदस्य आपको समर्थन दे दें, वो आपके साथ में आ जाए, तभी आपकी मान्यता होगी और आपको अलग पार्टी में जाने को दे दिया जाएगा, या आप अलग से अपनी पार्टी बना सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप सीधे मुँह उठाए और निकल लिए,
ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा उस चुनाव के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें जो है कि यदि उस दल की संसद पार्टी के 1/3 सदस्य अलग से पार्टी बनाना चाहते तो उन्हें अयोग्य नहीं माना जाएगा, यानी कि आपके साथ में 1/3 सदस्य होने ही चाहिए, तभी आप नई पार्टी बना सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। आप ऐसे ही अगले दल में भी जा सकते हैं, ऐसे नहीं कभी सपा में कभी बीजेपी में, ऐसे नहीं होता मेरे दोस्त। पहले आपको समर्थन भी लेना पड़ता है, आपके साथ में 1/3 लोग होने चाहिए, तभी ऐसा होगा, ठीक है। तो बताइए दल बदल कानून किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो दोस्तों अगर बात की जाए भाई नागरिकता की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उल्लेख है भाग 2 में। किस में है? भाग 2 में। चलिए जानते हैं, आज हम कुछ भागों के बारे में जानेंगे भारतीय संविधान के, और पता करें कि किस भाग में क्या क्या दिया है। तो देखो भाग 1 में दिया आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। किसका वर्णन है भाग 1 में? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 2 में है नागरिकता के बारे में, ठीक है। भाग 2 में किसका वर्णन? नागरिकता का बारे में। भाग 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। और भाग 4 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और भाग 4 का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो इसमें तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी और ये भी, और है पहला भी इंपॉर्टेंट। तो ये पाँचों आपको याद रखनी, ठीक है। चलिए अगला वाला है हमारा भाग 5। तो इसमें है संघ के बारे में, ठीक है। भाग 9 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंचायतों से संबंधित है। भाग 10 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से है। भाग 11 संघ और उसके राज्य के बीच संबंध, ये भी इंपॉर्टेंट है। भाग 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाग 15 क्योंकि इसमें निर्वाचन के बारे में है। भाग 17 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजभाषा संबंधित है। और भाग 18 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपात उपबंध से संबंधित है। और भाग 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि संविधान संशोधन से संबंधित है। देखो दोस्तों जो भाग पूछे जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है, ये सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर 16 नहीं बताया क्योंकि इतना खास नहीं है वो। 15 इंपॉर्टेंट है, 17, 18, 20 जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब पे याद रखना, ठीक है। चलो एक बार हम फिर से इनका रिवीजन करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शुरुआत के तो इन तीनों को तो कभी छोड़ना नहीं है, बल्कि इन पाँचों को नहीं छोड़ना है, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और भाग 5 में आपका मौलिक कर्तव्य, ठीक। भाग 4 के काम में है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। भाग 5 में आपका क्या दिया है? तो भाग 5 में आपने दिया है संघ। भाग 9 में पंचायतें। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 17 में राजभाषा। और भाग 18 में आपात उपबंध। और ऐसे ही भाग 20 में है आपका संविधान संशोधन। तो ये सारे आपको याद रखने, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों अगर बात की जाए प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी, तो वो है आपकी गोदावरी, ठीक है। कौन सी नदी है? ये है आपकी गोदावरी नदी, यह है प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखो जो हमारी गोदावरी नदी है यह प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है। देखो दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी, वो कौन सी है? गोदावरी। दोस्तों लंबी और बड़ी में अंतर होता है, ये नहीं कि अगर बड़ी है तो तुम सुन लो लंबी भी है, ज़रूरी नहीं कि जो नदी बड़ी हो वो लंबी ही हो, आई समझ में नहीं। और जो नदी लंबी हो वो बड़ी भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको जो दोनों पॉइंट याद रखने हैं कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी और प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी वो भी गोदावरी, ठीक है। अच्छा गोदावरी नदी को वृद्धगंगा भी कहा जाता है, ठीक है। गोदावरी को नदी को क्या कहता है? वृद्धगंगा, और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है, हो सकता है आपका पेपर में क्वेश्चन भी गलत हो जाए अगर वो आ गया तो। देखो दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है भाई? ये कहा जाता है आपके गोदावरी को, ठीक है। दक्षिण गंगा आपकी कहा जाता है गोदावरी को। अगर आपसे यही क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि बताइए दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो मेरे दोस्तों आंसर लगा देना कावेरी। याद रख लेना दक्षिण भारत की जो गंगा है ना, दक्षिण भारत की, फिर से सुन लो, दक्षिण भारत की गंगा है आपकी कावेरी, दक्षिण भारत की गंगा है आपकी कावेरी। और लेकिन दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा वो है आपकी गोदावरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार बच्चों ने इस चीज़ पे गलती कर दी है। और जब शुरुआत में जब किसी ने मैं पढ़ता था तो मैं तक यहाँ पे घूम जाता था, मुझे भी नहीं समझ में आता था कि मैं क्या करूँ। जब मैं अपनी बता रहा हूँ, जब बहुत पहले जब मैंने इन चीज़ों को याद करा था मुझे बहुत दिक्कत होती है इस क्वेश्चन में
बहुत समय तक मुझे ये नहीं याद हुआ कि यार मैं क्या लगाऊं, दक्षिण गंगा, कभी दक्षिण भारत की गंगा, मुझे अंतर ही नहीं समझ में आया। बाद में मुझे पता चली कि अरे इसमें अंतर है भाई, कि दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा इसमें अंतर है। तो जो दक्षिण गंगा है वो है गोदावरी, और दक्षिण की गंगा है वो भी गोदावरी है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई दक्षिण भारत की गंगा, तो वो है कावेरी। ठीक है, याद रखना, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे है पे? तो भाई मेरे नासिक भी गोदावरी की नदी के किनारे है। अच्छा, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से? तो गोदावरी जो है ये नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर त्रंबिक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से निकलती है। और ये कहाँ पर गिरती जाके? तो ये गिरती जाके बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी है भाई? 1465 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये दक्षिण भारत की गंगा वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे दोस्त जो फिरोजाबाद है ये है कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? तो दोस्तों जो मक्का की पेटी है ये पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस देश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व के किस देश में चाय की पैदावार सबसे अधिक होती है? तो भाई वह देश बताओ जिसमें चाय की पैदावार सबसे अधिक होती है। तो वह है आपका चीन। कौन सा है आपका? वह है आपका चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पर, और हमारा क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अगर बात की जाए भारत की सिलिकॉन वैली की, तो ये कहा जाता है आपके बंगलुरु को। किसको कहा जाता है? तो ये आपके कहा जाता है बंगलुरु को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों जो महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं इनका जो निर्माण कराया था वो कराया था पल्लव शासकों द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? पल्लव शासकों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो दोस्तों जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो थर्मोस्टेट है तो उसका कार्य होता है समान तापमान बनाए रखना, यानी कि जो तापमान को समान बनाए रखना। तो ये होता है थर्मोस्टेट का कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए बेबीनाथ झील किस राज्य में? तो दोस्तों चाहे बेबीनाथ आ जाए चाहे बेबीनाड आ जाए, ठीक है, एक ही बात होगी। तो जो बेबीनाड झील है तो ये आपके केरल में। कहाँ पर है ये? तो ये है आपके केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अगर बात की जाए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में है। कहाँ पर है ये? ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो दोस्तों आपका जो भिलाई है, दुर्गापुर और जो राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र है, तो इसकी जो स्थापना है ये हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। और मैं आपके लिए क्लास लेकर आने वाला हूँ पंचवर्षीय योजना से संबंधित। ठीक है, बहुत उसके लिए आप तैयार रहिए क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये आपके टॉपिक में दिया हुआ है। चलिए बताइए गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो दोस्तों जो गरबा लोक नृत्य शैली है वो है आपके गुजरात में। कहाँ पर है? तो ये है आपके गुजरात में। चलिए कुछ हम नृत्य शैली जानेंगे। बताइए पंडवानी जो लोक नृत्य शैली है ये कहाँ की है? तो ये छत्तीसगढ़ की। ठीक है, जो पंडवानी लोक नृत्य शैली है तो ये है छत्तीसगढ़ की। ऐसे ही भांगड़ा कहाँ की? तो ये है पंजाब की। भांगड़ा कहाँ की है? पंजाब की। और यक्षगान है आपकी कर्नाटक की। ठीक है, यक्षगान कहाँ की है? कर्नाटक की। नौटंकी आपके उत्तर प्रदेश की। लावड़ी है आपके महाराष्ट्र की। ठीक, लावड़ी कहाँ की? महाराष्ट्र की। ऐसी कीर्तन है आपका पश्चिम बंगाल का। ठीक है, कीर्तन कहाँ का? तो ये है पश्चिम बंगाल का। चलिए बताइए कर्मा कहाँ की है? तो भाई जो कर्मा है ये है आपके छत्तीसगढ़ की। ठीक है, कर्मा है आपके छत्तीसगढ़ की। रऊफ है जम्मू कश्मीर की। ऐसी डांडिया है हमारा गुजरात का। और छऊ है झारखंड का। ठीक है, छऊ कहाँ का है? तो ये है झारखंड का। और तेरा ताली कहाँ का है? तो ये है राजस्थान का। और जो घंटा मर्दाला ये है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, घंटा मर्दाला कहाँ का है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। तो ये सारे लोक नृत्य शैली हैं, ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए क्वेश्चन क्या हमारा, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो दोस्तों अगर बात की भाई आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा की, तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु। कौन सी है भाई? तो ये है तेलुगु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ओजोन छिद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अगर बात की भाई ओजोन छिद्र की, तो ये है आपके अंटार्कटिका के ऊपर। कहाँ पर है? तो ये अंटार्कटिका के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? दोस्तों ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो जो हरगोविंद खुराना जी थे, इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था तो ये मिला था इनके चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मिला था? तो ये मिला था चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। चलिए बताइए, इंडियन मुसलमान किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों जो इंडियन मुसलमान है ये है हंटर की। किसकी है भाई? ये है आपके हंटर की। चलिए आज हम कुछ किताबों का रिवीजन करेंगे जो हमने पढ़ ली थी, और कुछ यहाँ पर ऐसी भी किताबें मिलेंगी जो शायद हमने अभी तक नहीं पढ़ी हैं, तो ये सारी आपको याद रखनी है। चलिए बताइए, यामा किसकी पुस्तक का नाम है? तो यामा है भाई, यामा है किसकी? तो ये है महादेवी वर्मा की। ठीक है, यामा जो है ये है महादेवी वर्मा की। चलिए बताइए, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है? तो ये है कालिदास की। ठीक है, मेघदूत कालिदास की, रघुवंशम कुमार संभवम भी कालिदास की। किसकी है भाई? ये कालिदास की। चलिए मिताक्षर किसकी है? तो ये है विज्ञानेश्वर की। ऐसी राजतरंगड़ी है कलहड़ की, और जो प्रेम वाटिका ये है रसखान की। किसकी भाई? प्रेम वाटिका। तो ये है रसखान की। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कहीं ना कहीं मिलेंगी, ज़रूर देख लेना आप पेपर में। आपको जहाँ तक है यहीं से फंसेगा, जितनी मैंने आपको किताबें पढ़ाई हैं। दोस्तों वीडियो घुमा घुमा के रिवाइज़ कर लेना, आई समझ में नहीं? मैं भी रिवाइज़ करा दूंगा और आप भी रिवाइज़ करना। सारी किताब वहीं से ही फंसेंगी, जो भी एक किताब पूछे वो वहीं से आई, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और जो मैं आपको दिवस पढ़ाऊँगा वहीं से दिवस फंसेगा, ये भी आप देख लेना। चलिए बताइए, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो ये है विशाख दत्त की। ठीक है, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखे थे? तो ये है गुलबदन बेगम के द्वारा। अवंती सुंदरी दंडी के द्वारा लिखे थे, और जो दशकुमार चरित्र है ये भी दंडी के द्वारा लिखे थे। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित। ऐसी पद्मावत किसके द्वारा है? तो ये है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखे थे? तो ये शूद्रक के द्वारा। एसेज ऑन गीता अरविंद घोष, और जो लाइफ डिवाइन है ये भी अरविंद घोष के द्वारा, और जो डिवाइन लाइफ है ये है किसके द्वारा? शिवानंद के द्वारा। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि देखो लाइफ डिवाइन और डिवाइन लाइफ जी कतई एक सी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है एल फॉर लाइफ और डी फॉर डिवाइन, यानी कि एल डी। तो ये आपको याद रखना है कि अरविंद घोष से है। ठीक है, एल डी, बस एल डी याद रख लो। एल डी किसकी? अरविंद घोष की। और डिवाइन लाइफ यानी कि जो डी वाई वाली डी एल किसकी है? तो डी एल है शिवानंद की। ठीक है, डी एल किसकी? शिवानंद की। तो एक याद रख लो, एल डी रख लो, चाहे डी एल एस कर दो, चाहे डी एल एस याद रख लो कि डिवाइन लाइफ शिवानंद, तो एक अपने आप याद हो जाएगी कि भाई डिवाइन की लाइफ डिवाइन किसकी? तो वो है अरविंद घोष की। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई एक यहाँ से याद रख लेना अपने आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये जाने कितनी बार पूछा गया है कि जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है तो ये मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। चलिए दोस्तों आज हम फिर से फरवरी के रिवीजन करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट दिवस है इसके। तो देखिए, जो भारतीय तटरक्षक दिवस है ये मनाया जाता है आपके 1 फरवरी को। ठीक है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 फरवरी को। ऐसे विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस 4 फरवरी को, और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 फरवरी को। ठीक है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 9 फरवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। ठीक है, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को। अच्छा, विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। और विश्व युवानी दिवस तो ये मनाया जाता है आपके 11 फरवरी को। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पादक दिवस 12 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी, और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। ठीक है, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी। देखो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस है 15 फरवरी को, और जो आपका है विश्व कैंसर दिवस ये है आपका 4 फरवरी को। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस वो कब है? तो वो है आपका 15 फरवरी को। तो ये सारे आपको याद रखने हैं जितने भी दिवस हैं। चलिए, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब है? तो ये है 20 फरवरी को। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। ठीक है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी, प्रोटीन दिवस 27 फरवरी, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो ये है 28 फरवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब है? तो ये 28 फरवरी को। चलिए अब आ गए हमारे मार्च के दिवस, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ना है। शून्य भेदभाव दिवस होता है 1 मार्च को, और विश्व वन्यजीव दिवस होता है 3 मार्च को। ठीक है, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च और विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, और जन औषधि दिवस कब होता है? 7 मार्च, और जन औषधि सप्ताह होता है 1 से लेकर 7 मार्च। ठीक है, जो जन औषधि सप्ताह है वो होता है 1 से लेकर 7 मार्च, और जन औषधि दिवस है तो ये होता है 7 मार्च को। ठीक, जितने भी सप्ताह सारे आपको याद करा दूँगा, बस एक बार दिवस याद कर लो, उसके बाद फिर हम सप्ताह भी याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी पूछे जाते हैं। फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है 4 मार्च को, और जन औषधि दिवस है 7 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को है, और 13 फरवरी को होता है राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट हमारा दिवस है कौन सा?
तो ये है विश्व किडनी दिवस। भाई विश्व किडनी दिवस होता है 9 मार्च को, ठीक है। और CISF स्थापना दिवस 10 मार्च को। विश्व किडनी दिवस 9 मार्च, CISF स्थापना दिवस 10 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च, विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस 15 मार्च। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस 20 मार्च और अंतर्राष्ट्रीय कौन सा है, प्रसन्नता दिवस, ये भी है आपका 20 मार्च को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस 20 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च। दोस्तों सारे याद हो जाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना, सब एक का एक रट जाएगा, है समझ लो। चलो बताओ, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब होता है, तो ये होता है 21 मार्च को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस होता है 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। शहीद दिवस 23 मार्च, शहीद दिवस 23 मार्च। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च। इतनी बार पढ़ लेंगे कि अगर ना याद हो जाए तो कह देना, जैसे ABCD याद हो गई नहीं हो गई, APPLE एप्पल माने सेब, वो हो गया नहीं हो गया, आज तक याद है और कभी नहीं बोलोगे ज़िंदगी में, ऐसे ही याद हो जाएगा। अब बताओ अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस पढ़ें। चलो भाई शुरू करो अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस जल्दी से, चलिए बताइए। अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस 4 अप्रैल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस 4 अप्रैल। ऐसी राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल और राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल और विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। एक बार फिर से पढ़ो अप्रैल के, क्योंकि अप्रैल के अभी अब तक हमने कम बार पढ़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस 4 अप्रैल, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस 4 अप्रैल, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल, राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, ठीक। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, ठीक है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। चलिए आगे बढ़ो भाई। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल, ठीक है। और समानता दिवस 14 अप्रैल। राष्ट्रीय सुरक्षित दिवस 11 अप्रैल, सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल और समानता दिवस 14 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, ठीक। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल और राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल, ठीक। विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल और राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। चलिए अच्छा दोस्तों, हाँ एक चीज़ आपको और बता दूं कि जो मैंने आपको शायद पता ही नहीं पढ़ाया, जो होम्योपैथी के जनक है वो कहें सैमुअल हैनीमैन, ठीक है। एक बार लिख देते हैं, याद रख लेना, ठीक। वैसे मैं पढ़ा दूंगा आगे, लेकिन मुझे लगता है कहीं भूल चूक ना हो जाए। सैमुअल, यार गलत लिख गया, देखो लिख दे रहे साफ करके, यहाँ पर मत लिखो, यहाँ पर लिख नहीं पाएगा, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, लिख लो। इसके जो जनक हैं वो हैं सैमुअल हैनीमैन। इम्पॉर्टेंट है इसलिए लिखा रहा हूँ, नहीं तो चाहे नहीं भी लिखा था, इम्पॉर्टेंट है। होम्योपैथी के जनक कौन है, तो वो हैं सैमुअल हैनीमैन, याद रखना। चलिए कहाँ पर हमने राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस पढ़ लिए थे, ठीक। PDF को सेट करना बहुत बड़ी बात है। चलो विश्व पृथ्वी दिवस कब होता है, तो ये होता है आपका 22 अप्रैल को, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को, ठीक है। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल और विश्व पशु चिकित्सा दिवस भी 30 अप्रैल, ठीक है। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल और विश्व पशु चिकित्सा दिवस 30 अप्रैल। चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कुछ फुल फॉर्म के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, सारी आपको याद रखनी है। बताइए NGT की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये किसकी है, NGT की फुल फॉर्म। ऐसी नीति की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। IMPS की फुल फॉर्म क्या है, तो वो होती है भाई इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और PAN की क्या है, तो ये है परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर। और भीम की क्या होती है, तो भीम की है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। दोस्तों सारी फुल फॉर्म याद कर लेना, बहुत आपके लिए आवश्यक हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। एक क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर फंसेगा। ध्रुव सिंह जी ने कल मुझसे कहा था कि सर वो दे दीजिए, तो मैंने उनके लिए सेंड कर दिया। आप में से जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो, वो अभी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ के मैंने अब तक के जितने भी पेपर आए हैं UPSSC पैट के सारे सेंड कर दिए हैं, ठीक है। ध्रुव सिंह ने मुझसे कहा था कि सर सेंड कर दीजिए, तो कल मैंने सारे ही
पेपर सेंड कर दीजिए। उन्होंने तो 2022 के मांगे थे, मैंने उन्हें 2021 तक के दे दिए और सारी शिफ्टों के आए हुए हैं। ठीक है, तो आप जाकर ज़रूर वहाँ पे जाकर ज्वाइन करो। और जितने पेपर हैं मेरे दोस्तों, अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो उन पेपर को एक बार लगा ज़रूर लेना। आई समझ में नहीं, ज़रूर पेपर को लगा लेना, क्वेश्चन आंसर देख लेना कैसा पेपर आता है और अपनी तैयारी उसी के अनुसार करो। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज का क्वेश्चन है हमारा, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। जो स्टूडेंट इसका आंसर देगा उसका मैं नाम अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, अगली जो क्लास आएगी उसमें मैं ज़रूर बताऊंगा। और पिछली क्लास का जो आंसर दिया था वो दिया था ध्रुव सिंह जी ने, उन्होंने बताया था श्रावस्ती। ठीक है, तो उन्होंने बताया था श्रावस्ती आंसर, तो बिल्कुल सही आंसर था उनका। और इसके साथ ही कुछ और भी स्टूडेंट है जिन्होंने कमेंट किया था। एक थी उनकी अनुष्का जायसवाल थी, एक ट्विंकल जायसवाल थी और एक और थी। एक तो मुझे किसी का नाम नहीं याद होता है, स्टूडेंट का असल में नाम ही नहीं याद है, मैं ध्यान कर रहा हूँ, शायद अनुष्का जायसवाल ही थी। एक द एजुकेशन हब से थी, तो उन्होंने भी कमेंट किया था। तो अच्छी बात है भाई, करते रहिए। अगर जैसे देखो, जैसी आपको क्लास लगे बताया ज़रूर करो। ठीक है, कि क्लास कैसी लगती, तभी हमें मोटिवेशन मिलता है क्लास बनाने के लिए, तभी तो हम पढ़ाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।